चलो, कल जितनी बातें करी थी उसमें कोई डाउट है? चली गई। मैं बोलने वाली थी हाय। चलो, अपन ने कल ये पढ़ा था कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर है ना हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इनकम टैक्स एक्ट है ना, फाइनेंस एक्ट 2023 कवर करने वाले हैं। इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स किसने बनाए हैं? सीबीडीटी है ना, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर क्या कवर करने वाले हैं? सर्कुलर नोटिफिकेशंस है ना, एंड केस लॉज। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोग को जल्दी से ये बताती हूँ कि इनकम टैक्स में शुरू से आखिरी तक हमें करना क्या है। ठीक है, इसके बाद अपन थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, अभी सुन लो पहले, फिर बताते। देखो, हमको ना इनकम निकालनी है और उस पे निकालना है टैक्स, राइट। हमको पर्सन की इनकम निकालनी है और उस पे निकालना है टैक्स। हमने कल चार्जिंग सेक्शन भी पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन को जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या क्या बातें कर रहा था। सारे पर्सन पे टैक्स लगेगा है ना, कौन से रेट से? जो फाइनेंस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, कौन सी इनकम जो कि कब कमाई? प्रीवियस ईयर में। टैक्स कब लगेगा? एवरी असेसमेंट ईयर में। ठीक है, तो हमको हर पर्सन, जो पर्सन अभी हम पढ़ेंगे कि कौन होता है पर्सन, उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और उस पे निकालना है टैक्स। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम क्या सीखेंगे पूरे कोर्स में? सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये स्टेप्स शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इन सारे स्टेप्स के चैप्टर्स ही कवर करने हैं हमको, राइट। तो बेटा, सबसे पहले हम एक पर्सन का मतलब समझते हैं कि पर्सन कौन कौन होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, क्यों देखना है? क्योंकि बेटा रेसिडेंट के लिए रूल्स अलग हैं और नॉन रेसिडेंट के लिए रूल्स अलग हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का, तो वो वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमा रहा हो, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ये बात समझ में आई? बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो पर्सन इंडिया में जो पैसे कमा रहा है, सिर्फ वही पैसे इंडिया में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो हमको पहले डिटरमाइन करना सीखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम क्लासिफाई करेंगे इनकम को इनटू 5 हेड्स। ठीक है, हम 5 हेड्स में क्या करेंगे? क्लासिफाई। अब ये क्या है समझना, ठीक है। देखो, सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी, अभी बताती हूँ ये क्या लिख रही हूं मैं, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। एक इंसान पैसे कहां कहां से कमा सकता है? वो जॉब करेगा तो क्या मिलेगी? ओके। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी और मैं रेंट पे चढ़ा दूं तो क्या होगा? रेंटल इनकम, रेंटल इनकम बोलते हैं अपन, ठीक है। और बताओ कैसे कमा सकते हैं पैसे लोग? बिजनेस करके। तुम जो करोगे एज अ सीए प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। डॉक्टर्स जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं वो क्या होता है? प्रोफेशन। एंड डिविडेंड, डिविडेंड की इनकम मिल सकती है। सिक्योरिटीज पे क्या? होल्डिंग गेन्स क्या होते हैं? हाँ, हमने 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेचा तो 50 रुपए हमारी क्या हो गई? इनकम। ठीक है, मतलब हम इन्वेस्टमेंट से भी क्या कर सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के। एक इंसान बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकता है, ठीक है। बट जो इनकम का कंप्यूटेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर ये 5 घर बना दिए इनकम्स के। 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन के कारण पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन मतलब मैं किसी की एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और वो मुझे पैसे दे रहे हैं काम करवाने के, तो वो जो रिलेशन के कारण पैसा मिल रहा है वो कौन से घर में चला जाएगा? सैलरी। उसका पूरा कैलकुलेशन सैलरी हेड के अकॉर्डिंग होगा। सैलरी हेड के अंदर क्या आएगा? सैलरी हेड के अंदर बहुत सारे सेक्शन आएंगे जो बताएंगे कि सैलरी की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। समझ में आया? अगर मेरा घर है और मैंने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वो घर से जो इनकम आ रही है वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। वो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी, है ना। इसके बाद सबसे बड़ा हेड होता है बिजनेस कर रहे हो आप, उससे जो इनकम कमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बड़ा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। सैलरी में क्या है? पर मंथ आपको एक अमाउंट मिल रहा है, कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी, पर बहुत ज्यादा है। रेंटल में तो और कम है, एक फिक्स अमाउंट रेंट का मिल रहा है, उसमें क्या ही कैलकुलेशन कर लोगे ज्यादा, ठीक है। बट बिजनेस में तो आपकी इनकम कैलकुलेशन के तो बहुत सारा हो सकता है ना। आप अकाउंट्स में भी तो पढ़ते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, आप पूरी इनकम लिखते हो, उसमें से खर्चे माइनस करते हो, तब जाके आपका प्रॉफिट आता है। तो आपको वो चीजें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, आपको रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करने पड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा फ्रॉम योर बिजनेस, ठीक है, जिस पर आप क्या दोगे? टैक्स दोगे, है ना। तो बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम कमा रहे हो वो बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। इस हेड का शॉर्ट नाम है पीजीबीपी, ठीक है, इसको अपन पीजीबीपी बोलेंगे। जो असेट कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो, ठीक है, वो कौन से हेड में चला जाएगा? कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स। और जो कहीं भी नहीं आई इनकम्स वो सारी किधर जाएंगी? अदर सोर्सेस, ठीक है। जैसे एमपीएल में टीम बना रही, पैसे जीते, ठीक है, तो इनकम है, कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेस, ठीक है ना। कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट डिविडेंड, अदर सोर्सेस, ठीक है। कैपिटल गेन में आता है जो असेट खरीदा बेच दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट आया ना वो कैपिटल गेन्स में। पर मैंने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, उसमें हर साल मुझे डिविडेंड मिल रहा है, वो कैपिटल गेन्स नहीं है। वो कौन सा हेड है? अदर सोर्सेस। समझ में आया? तो हमको ना पहले तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जैसे माइंड किया, फिर हमारी जितनी भी इनकम आ रही है उसको हमने क्लासिफाई किया इनटू दी 5 हेड्स, ठीक है। अब इन 5 हेड्स में हम कंप्यूट करेंगे इनकम, ठीक है।
आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्शंस और exemptions in 5 heads। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? कंप्यूट करेंगे इनकम, है ना। कंप्यूटेशन का भी एक फॉर्मेट भी ड्रॉ करवाती हूँ मैं। आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस इन 5 हेड्स। देखो, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, डिडक्शन वो होते हैं कि आपने कुछ खर्च किया या आपने कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना पैसा आप अपनी इनकम में से क्या कर दो, माइनस। ठीक है ना। और एग्जेम्पशन, कोई इनकम आपने कमाई, वो इनकम है पर गवर्नमेंट बोल रही है हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जेम्पशन। ठीक है ना। सेक्शन 10 अपन पढ़ते हैं, वो पूरा एग्जेम्पशंस वाला सेक्शन है, उसमें लाइन से सारी क्या दी हुई है, एग्जेम्पशंस। ठीक है, तो एग्जेम्पशन इनकम है पर गवर्नमेंट बोल रही है इसमें हमको टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो एग्जेम्पशन, तो उनको कंसिडर करने के बाद आप क्या कर लो, इनकम कंप्यूट कर लो। ये क्लियर है। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा हमारा। फोर्थ में अपन करेंगे क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्या है, क्लबिंग का मतलब ये है कि आपने अपने हाथ की इनकम तो कंप्यूट कर ली, है ना, पर आपने थोड़ी सी होशियारी की होगी इनकम कम दिखाने के लिए। क्या होशियारी की होगी कि आपने अपनी इनकम के सोर्सेस को अपने बच्चे के हाथ में या अपने स्पाउस के हाथ में ट्रांसफर कर दिया होगा, ताकि आपके हाथ में इनकम कम दिखे। तो ये चालाकी भी नहीं चलेगी। तो कुछ प्रोविजन बनाए हुए हैं कि अगर आपने चालाकी से अपनी इनकम के सोर्सेस ट्रांसफर किए हुए अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड के हाथ में, तो वो इनकम भी वापस आकर आपकी इनकम में जुड़ती है। ठीक है, क्योंकि चोरी को रोकने की कोशिश हर जगह से की है इनकम टैक्स के अंदर, है ना। तो क्लबिंग के प्रोविजंस लगा दिए। फिफ्थ में अपन करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 5 हेड है इनकम के। अब यहाँ पे तुम लॉस कमा रहे हो 100 रुपए का, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे तुम 200 रुपए की इनकम कमा रहे हो, है ना। तो 200 रुपए की इनकम, 100 रुपए का लॉस, तुम्हें नेट तुम्हारे हाथ में कितना बचा पैसा, तो तुम्हें टैक्स कितने पे करना चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि नहीं नहीं 100 रुपए तो भूल जाओ लॉस के, 200 रुपए पे टैक्स दे दो हमें, तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, है ना। तो इसके लिए एक हेड की इनकम एक हेड के लॉस के साथ क्या करेंगे, सेट ऑफ। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ हेड की इनकम कुछ हेड्स के साथ सेट ऑफ नहीं होती, उसके कुछ रूल्स हैं जो अपन को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। कुछ लॉस अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाए, लॉस ज्यादा इनकम कम है, तो अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, अगले साल की इनकम से उसको माइनस की करेंगे फिर। ठीक है, ये करेंगे अपन। ये करने के बाद अपन पहुंचेंगे ग्रॉस टोटल इनकम तक, जिसको अपन बोलेंगे जीटीआई। इसमें से फिर 7 नंबर पे लेस होंगे डिडक्शंस ना। यहाँ जो डिडक्शन मेंशन किए ये हेड्स के अंदर के थे। कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, LIC ले लो तो इनकम टैक्स में फायदा मिल जाता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लो तो इनकम टैक्स में फायदा मिल जाता है। ठीक है, कुछ प्रधानमंत्री की योजनाएं जिसमें डोनेशन दे दो तो इनकम टैक्स में फायदा मिल जाता है। तो ये इनकम टैक्स का क्या फायदा है जो मिल रहा है, ये डिडक्शन है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्ट करोगे ना, तो इतना अमाउंट तुम्हारी इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस, तो तुमको टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम स्पेसिफिक कुछ जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, उससे गवर्नमेंट का भी फायदा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास LIC के पास जा रहे हैं मान लो, तो LIC के पास जब फंड इकट्ठा होगा तो वो कहाँ लगेगा, आगे इन्वेस्ट ही होगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर में और वो सब में, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाह रही है हम इन्वेस्ट करें और उसका फायदा गवर्नमेंट हमको कहाँ दे रही है, टैक्स में, ठीक है। तो हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। चैप्टर 6A के डिडक्शंस अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। डिडक्शन माइनस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी टोटल इनकम जो हमको कैलकुलेट करनी थी, है ना। ये अपनी आ गई टोटल इनकम। अब इस पर क्या निकाला जाता है, टैक्स। समझ गए हो क्या, हाँ चलो। तो इतनी चीजें अपन करने वाले हैं, है ना। कुछ बातें और अपन डिस्कस करते हैं फिर मैं लिखवाना चालू करूँ। या एक काम करो, रजिस्टर खोलो, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 4 लिखो, लिखना चालू करो अभी। लिखो सेक्शन 4, इनकम टैक्स का रजिस्टर बना लिया है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। लिखो उसमें, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी assessment year. It is charged for every assessment year, है ना। हर साल हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। किस पे लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है, ठीक है। लिखो, इट इज चार्ज्ड on total income, on total income earned by person in previous year. किन किन लोगों को देना पड़ता है इनकम टैक्स, क्या लिखा था चार्जिंग सेक्शन में, इट इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन, इट इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन। एंड किस रेट से देना पड़ता है, रेट दिया है क्या चार्जिंग सेक्शन में, क्या है बोला है, जो रेट कहाँ दिया होगा, फाइनेंस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में या दोनों में, ठीक है। तो टैक्स इज चार्ज्ड at the rate prescribed by Finance Act or Income Tax Act or both. चलो, अब अपन सबसे पहले समझते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आज, ठीक है ना। मुझे बताओ कितने टाइप के ईयर्स होते हैं, हाँ, कैलेंडर ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर होता है। बेटा इनकम टैक्स में इसको कभी भी नहीं देखेंगे, कैलेंडर ईयर को कभी भी नहीं कंसिडर करेंगे, हमेशा बात होगी तो किसकी होगी, फाइनेंशियल ईयर की। अब फाइनेंशियल ईयर को मैं दो में
बांट रही हूँ, एक मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर और एक मैं बोल रही हूँ असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें तुम इनकम कमा रहे हो, और असेसमेंट ईयर क्या है? उसी का जस्ट नेक्स्ट वाला ईयर। जिस ईयर मैं इनकम कमा रही हूँ उसका नेक्स्ट ईयर को मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि इस साल अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो उसका टैक्स कब मैं पे करूंगी? तो ये साल प्रीवियस ईयर है और अगला साल असेसमेंट ईयर। समझ में आया? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2023-24, राइट है ना? ये प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर कब होगा? इस ईयर का असेसमेंट कब होगा? 24-25 में। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे ईयर ऑफ इनकम। ठीक है, जिस ईयर आप पैसा कमा रहे हो, है ना? और इसको बोलेंगे ईयर ऑफ टैक्स या ईयर ऑफ असेसमेंट, जिस ईयर में आपकी इनकम असेस होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्रीवियस ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है ना? फाइनेंस एक्ट इसीलिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं? देखो 2023 का फाइनेंस एक्ट कब आया होगा? 1 फरवरी 23, अप्रूव हुआ ये 31 मार्च 2023। ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए आया? ये प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए आया। 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ ना ये वाला ईयर, ये उसके जस्ट पहले ही आया। तो प्रीवियस ईयर 2023-24 के लिए ये वाला फाइनेंस एक्ट आया है। क्लियर है? ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मैंने असेसमेंट ईयर 24-25 में 10 लाख रुपए कमाए? हाँ, बोल सकती हूँ। प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, तो चाहे प्रीवियस ईयर 23-24 बोल लो या असेसमेंट ईयर 24-25 बोल लो। ठीक है, समझ में? सेम चीज है। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें अभी नोट्स में भी लिखी हुई हैं, अभी रीड करवाती हूँ मैं। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर को हमेशा शॉर्ट में लिखूंगी अब मैं। असेसमेंट ईयर हमेशा ऑलवेज 12 मंथ्स का होगा। हमेशा असेसमेंट ईयर कितने मंथ्स का होता है? पर प्रीवियस ईयर भी जनरली 12 मंथ्स का ही होता है, पर प्रीवियस ईयर कम का भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी और साल के बीच में 1 सितंबर 2023, ठीक है, को मैंने बिजनेस चालू किया, तो मेरी इनकम कब से जनरेट होने लगी? 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर 2023 एंड हमेशा 31 मार्च को होगा। 31 मार्च 2024 यहां से लेके यहां तक मैंने इनकम कमाई, यही मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर है, जिसका असेसमेंट कब होगा? 2024-25। समझ में आया? अगर मैंने 1 फरवरी 2024 को इनकम अर्न करना चालू किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर चालू कब से हुआ? 1 फरवरी 2024 से, क्योंकि उसके पहले तो मेरी कोई इनकम। और एंड कब होगा? एंड हमेशा 31 मार्च 2020। ठीक है, तो इसका असेसमेंट कब होगा? अगेन 2024। तो असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का ही है, पर प्रीवियस ईयर कम
हो सकता है, ठीक है, अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बीच में स्टार्ट हो तो उस सोर्स के लिए प्रीवियस ईयर छोटा हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? हाँ, चलो इतनी बातें नोट से देखो, फिर इसी से रिलेटेड कुछ बातें और करेंगे। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2(9) क्लॉज 9 है ना। असेसमेंट ईयर क्या है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है। 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर स्टार्ट होता है ये। इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट। जो आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो उस पर टैक्स आप इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में पे करते हो। अच्छे समझ में आई वाली बात? हाँ, 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड स्पैन कितना रहता है? हमेशा 12 मंथ्स। ओके, प्रीवियस ईयर का मतलब दिया हुआ है सेक्शन नंबर 3 में। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वही सेम चीज लिखी है। अब 4th और 5th पॉइंट देखो। If the business or profession is set up during the financial year, the previous year is from the setup date to 31st March. खत्म हमेशा 31st March को। Assessment year start हमेशा 1st April को, right? ठीक है। Income source creation. If the income source comes into existence in the financial year, इसी साल कभी बीच में चालू हुआ कोई सोर्स ऑफ इनकम, तो वहां से लेकर अगेन 31st मार्च तक हमारा क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर, ठीक है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट करी किसने, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक इज द प्रीवियस ईयर, है ना। असेसमेंट ईयर वही सेम रहेगा 12 मंथ्स। क्लियर है? इतनी बात है? हाँ, अच्छा, प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स हमेशा कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होंगे कि कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम और टैक्स भी लग गया प्रीवियस ईयर में, है ना। देखो ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना, ये तीनों पर्सन है, ठीक है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एंड डिसकंटिन्यू बिजनेस, ठीक है। चलो बताती हूँ ये क्या केसेस है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शिपिंग बिजनेस ऑफ, कोई शिपिंग कंपनी है जिसकी शिप इंडिया आती है गुड्स या पैसेंजर्स को लेकर, वो गुड्स और पैसेंजर्स को यहाँ पे डिलीवर करते हैं, राइट। तो उन्होंने पैसे कहाँ से कमाए? इंडिया से कमाए। फ्रेट उनको कहाँ मिला? इंडिया में मिला। अब वो शिप खड़ी तो नहीं रही बेटा, प्रीवियस ईयर में वो आई है, असेसमेंट ईयर तक खड़ी रहेगी क्या इंडिया में? चली जाएगी ना। अब हम नॉन रेसिडेंट को बाहर की कंपनी है कहाँ पकड़ने जाएंगे टैक्स के लिए? समझ रहे हो? यहाँ दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? शिप के जाने से पहले ही क्या कर दो? टैक्स पे करके जाओ। तो फिर लोगों ने बोला अरे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा है, बहुत सारा कंप्यूटेशन, टाइम लगेगा, ये वो इजी बना दिया, ठीक है। क्या बोला? 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल इज डीम्ड एज इनकम। जितना भी फ्रेट तुमको मिला, अब तुम कंप्यूटेशन करते तो तुम अपने रेवेन्यू लेते, उसमें खर्चे माइनस करते, बहुत टाइम लगता, तुमको तो जाना है इंडिया छोड़कर, तो तुम्हारे को जितना भी फ्रेट मिला उसका 7.5% इनकम मान लो, उस पे क्या दे दो? टैक्स। तो फ्रेट जितना भी मिला उस पे उसका 7.5% क्या मान लो? इनकम, ठीक
ठीक है, फ्रेट इज द ग्रॉस रेवेन्यू ना, उसमें से खर्चे माइनस होते हैं, वो इनकम नहीं। ठीक है, फ्रेट में तुम खर्चे माइनस करते इनकम निकालते, वो सब मत करो। तुम्हें फ्रेट कितना मिला ये तो पता है ना, ग्रॉस अमाउंट, उसका इंटू 7.5% करो इज द इनकम, उस पर टैक्स दे दो और चले जाओ। समझ में आया? ठीक है, तो ये वो केस है जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, क्लियर है क्या? पढ़ लें इसको एक बार जल्दी से। When a ship owned or chartered by a non-resident carries passengers, livestock मतलब animals, mails, goods shipped at an Indian port, ठीक है, इंडियन पोर्ट में लेकर आ रहे हैं वो ये सारी चीजें। The ship is allowed to leave the port, वो पोर्ट लीव तभी कर सकती है जब only when the tax has been paid or satisfactory arrangement has been made for payment thereof। या तो उसने टैक्स पे कर दिया तो वो इंडिया छोड़ के जा सकती है, ठीक है, या फिर उसने अरेंजमेंट्स कर दिए हैं पेमेंट करने के, है ना। कंप्यूटेशन को इजी बनाने के लिए उन्होंने बोला फ्रेट का 7.5% करो, इनकम आ जाएगी, उस पे क्या दे दो, टैक्स, और चले जाओ। ठीक है, समझ गए पहला। सेकेंड केसेस, ये क्या केसेस पढ़ रहे हैं अपन, कि इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। ठीक है, सेकेंड केस, पर्सन लीविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसकी इंटेंशन भी नहीं लग रही है कि वो वापस आएगा, ठीक है, वो वीजा बनता है ना, टूरिस्ट वीजा अलग बनता है, काम करने के लिए बाहर जा रहे हो तो वीजा अलग बनता है। तो आप अगर टूरिस्ट की तरह जा रहे हो तो फिर तो कोई नहीं रोकेगा आपको, बट अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है कि आप वापस नहीं आने वाले हो जल्दी, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि कहाँ जाएंगे तुमको ढूंढने के लिए बाहर, पैसे लेकर जाओ। ठीक है, if it is anticipated that as an individual may leave India during the current assessment year, ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी, प्रीवियस पे कुछ 6 साल के लिए, है ना, and shortly after expiry and has no intention of returning, ठीक है, the total income from the period from the previous year expiry to the probable departure date, देखो अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, 20, 23, 24, इसका टैक्स तो तुम दे ही दोगे 24, 25 में, है ना। मान लो कि तुम 15 अप्रैल 2024 को इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो 15 अप्रैल को इंडिया जब तुम छोड़ के जा रहे हो उसके पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगी तुमसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा तुमसे कि 23, 24 का तो दे ही दो, ठीक है, प्लस 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो इनकम कमाई उस पर भी अभी ही टैक्स देकर जाओ, समझे, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर करंट असेसमेंट ईयर में वो जा रहा है तो जाने के डेट तक वो टैक्स देकर जाएगा, सिर्फ इतना समझो, जाने की डेट तक वो टैक्स देकर जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, थर्ड है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसको समझाने से पहले पर्सन की डेफिनेशन में 2 मिनट लेकर जाती हूँ, ठीक है। देखो ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब पर्सन्स के मतलब के अंदर आते हैं, ठीक है, इसमें से अपन सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ। तुम लोगों को पार्टनरशिप पता है, सब लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़कर आए हो, राइट। पार्टनरशिप कहलाने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं एज पर द एक्ट, अग्रीमेंट,
प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस होना चाहिए। कौन बोलेगा? बिजनेस होना चाहिए ना, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, हम इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है ना। और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के क्या है, एजेंसी। तो ये पार्टनरशिप बन गई। अगर पार्टनरशिप बन गई तो वो किसके हेड के अंदर आएगा? नाम के अंदर आएगा फर्म, ठीक है। फर्म भी एक पर्सन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है उस पे टैक्स फर्म पे करेगी, पार्टनर्स नहीं, क्योंकि फर्म कौन है? पर्सन, ठीक है। पर अगर दो लोग साथ में आए और वो कोई काम कर रहे हैं बट उन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई, ठीक है, तो वो कहलाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। और अगर कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल्स, तीन अलग अलग टाइप के पर्सन्स मिले साथ में काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे बट पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो कहलाएंगे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जैसे कि जॉइंट वेंचर सुना है? कोई एक प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनी साथ में आ गई और उन्होंने मिलकर वो प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। जो भी कमाया वो आपस में बांट लिया, पार्टनरशिप नहीं करी पर, ठीक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं किया, तो वो क्या है? वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और अगर सिर्फ दो ह्यूमन बीइंग्स जुड़ते तो वो क्या होता? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और बेटा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स में कौन आ जाते हैं? कृष्णा, कृष्ण जी है ना, भगवान जी, यूनिवर्सिटीज। भगवान पैसे कमाते हैं? हाँ ना, दान चढ़ाते हो ना, तो जो ट्रस्ट पैसे कमाते हैं वो सब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यूनिवर्सिटीज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ICAI जुडिशियल पर्सन, ठीक है ना। बाकी सब अपन अभी डिस्कस करते हैं। वापस आओ वहां पर, कहाँ थे अपन? अब मैंने क्या बताया? एओपी बीओआई किसी एक पर्पस के लिए साथ में जुड़े, दो कंपनियां साथ में आई एक प्रोजेक्ट करने के लिए। मान लो कोई ब्रिज बना रहे, अब वो ब्रिज तैयार हो गया तो बेटा ये एओपी चलता नहीं रह जाएगा, पर्पस पूरा हो गया ना, एओपी खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो अब वो पर्पस ही खत्म हो रहा है जिसके लिए ये लोग बने थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई पर्पस तुम्हारा खत्म हो रहा है, एओपी ही खत्म हो रहा है ना। तो अब असेसमेंट ईयर तक तो एओपी रहेगा ही नहीं, हम टैक्स किससे मांगने जाएंगे? तो एक काम करो, जब एओपी खत्म हो रहा है तभी क्या कर दो? टैक्स पे कर दो, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करो। क्लियर है क्या? है ना। अगर डिसॉल्व हो रहा है इन द सेम और नेक्स्ट ईयर, तो इन ऑफिसर, असिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपसे टैक्स मांगते हैं, ठीक है ना। तो असिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि डिसोल्यूशन तक की इनकम हम कंप्यूट करते हैं, उस पे क्या कर दो? टैक्स पे कर दो। क्लियर? चलो, फोर्थ पॉइंट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। यहाँ पर असिंग ऑफिसर को पुराना कोई असेसमेंट करते हुए शक हुआ होगा, ठीक है, या कोई भी किसी भी चीज से उसको लग गया होगा तुम्हारे ट्रांजैक्शंस देखकर या कैसे भी, कि तुम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जस्ट टू अवॉइड टैक्स, तो वो बोलेगा कि क्या करो, इस पर अभी टैक्स पे कर दो, ठीक है। इफ द असिंग ऑफिसर सस्पेक्ट्स, शक है उसको, अ पर्सन में डिस्पोज ऑफ असेट्स टू अवॉइड टैक्स ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, तो वो क्या बोलेगा बेटा कि जब से स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर, जब से एंड हुआ है तब से लेके अभी तक, ठीक है, का टैक्स अभी ही पे
कर दो। क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? क्लियर है? अच्छा, ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स पढ़े ना, इसमें असिंग ऑफिसर टैक्स मांगेगा ही, उसको शक है तो वो टैक्स मांगेगा ही। डिसॉल्व हो रही है ओपीबीओआई तो वो टैक्स मांगेगा ही। अगर पर्सन लीव कर रहा है इंडिया और कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने तो वो टैक्स मांगेगा ही, ठीक है। और शिपिंग में भी किसी भी शिप को अलाउड ही नहीं है टैक्स पे किए बिना जाना। पर फिफ्थ पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एओपी की मतलब असिंग ऑफिसर की मर्जी होती है, वो मांग भी सकता है और वो रुक भी सकता है, ठीक है। क्या है फिफ्थ पॉइंट? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। When a person, when a business or profession is discontinued in any assessment year, AO discretion मतलब उसकी मर्जी है, income from the previous years expired to the discontinuation date may be charged to tax in that assessment year, ठीक है। अगर कोई डिसकंटिन्यू हो रहा है बिजनेस तो वो उसी टाइम डिसकंटिन्यूएशन तक टैक्स उसी साल ले सकता है या अगले साल का वेट भी कर सकता है। अब जैसे मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की तो उसको पता है ना वो सोल प्रोप्राइटर कहाँ ही जाएगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर को तो इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। पार्टनर्स भी हैं अगर तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स ट्रैक हो सकते हैं और पिछले कोई भी साल में उन्होंने टैक्स पे करने में डिफॉल्ट नहीं किया है मान लो तो वो अगले असेसमेंट ईयर तक रुक भी सकते हैं, ठीक है। और उनकी मर्जी है, वो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं रिजोल्यूशन के टाइम ही क्या कर दो टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट हुआ किसका, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो जल्दी से इसके एमसीक्यूज देखेंगे। हाँ, उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है, उस असेट्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, बट वो प्रॉपर्टी ही तुम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे तो उससे जो इनकम तुम्हारे नाम पे आ रही थी वो तुम्हें आना बंद हो जाएगी, किसी और के नाम पे चली जाएगी। तो तुम अपने हाथ में टैक्स ही तो अवॉइड कर रहे हो ना, ठीक है, इसीलिए तुम ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो वो बोल रहा है असेल ऑफिसर की ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर इनकम तुम क्या कर दो, अभी पे कर दो। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। 6 एमसीक्यू है, जल्दी से मार्क करो फिर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सिंपल नहीं दिए, दिए होंगे ना? नहीं देखो इसके बाद ही दिए हैं, दिखाओ ऐसे कैसे हो सकता है, इसी पे तो प्रिंट है, ये है ये। हम्म
चलो करें डिस्कस। चलो जल्दी जल्दी बता दो। व्हाट इज द असेसमेंट यूनिट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स लॉ? कुछ लोग बी बोल रहे हैं। डी की बी? डी। डी में क्या है और डी में क्या है? द पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1st April एवरी ईयर, ठीक है। और डी में लिखा है फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स असेसमेंट इज कंडक्टेड। हाँ, डी इज द बेटर आंसर, क्योंकि उस साल टैक्स असेसमेंट होता है, ठीक है। When is the income earned during the previous year taxable? In the assessment year, immediately following the previous year. If the business has been running since 1993, what is the previous year for the assessment year 24-25? 24-25 के लिए previous year कौन सा होगा? 23-24. A. In which case is the income from the previous year assessed in the same year it is earned? बी एंड सी, लेकिन सी ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें बी में तो डिस्क्रिप्शन पे रहता है ना असेसिंग। हाँ, बी में डिस्क्रिप्शन पे रहता है, पर सी में तो उसको पे करना पड़ेगा ही। Under what circumstances can the assessing officer charge tax on the income of an individual leaving India? If it is anticipated that individual may leave India with no intention of returning. When an assessing officer assesses the income of AOP BOI formed for a specific event or purpose. B. Yes, ma'am. If the AOP or BOI is formed in a particular event or purpose and is likely to be dissolved in the same or next year. ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, चलो अपन पर्सन्स को वैसे देख चुके हैं। पर्सन का मतलब अपन बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में बढ़ाऊंगी। पर्सन्स, हाँ बेटा ऊपर है क्लास। हाँ, थोड़ा सा वेट कर, यहीं पे लगवाओ, मतलब ऊपर एक क्लास चल रही है, चला जाओ ऊपर। है ना। अपन पर्सन्स का मतलब ओवरऑल समझेंगे, ठीक है, ओवरव्यू लेंगे एक, और फिर कल टैक्स रेट्स से थोड़ा सा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल